गरीब बड़ी बहन बनी माँ। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा माँ। देखो अभी तो पीहू भी बहुत छोटी है। पीहू की रोने की आवाज से हिमानी की माँ कस्तूरी उससे कहती है, देखो हिमानी, अपनी बहन का ख्याल रखना और अपने पिता का भी। उनकी तबीयत खराब रहती है अक्सर। अब तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। नहीं माँ, हिम्मत रखो, डॉक्टर आने वाला है, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हिमानी अपनी माँ के हाथ को पकड़ के फूट फूट कर रो रही होती है। इधर उसकी छोटी बहन पीहू रो रही होती है। अपनी दोनों बेटियों को इस तरह अपने लिए तड़पते हुए देख कस्तूरी अपने पति से कहती है, मैं जा रही हूँ जी, अब से आपके ऊपर इन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी, इनका अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलते ही कस्तूरी भगवान को प्यारी हो जाती है। इसके बाद उसका पति महेश अपनी दोनों बच्चियों को रोते हुए संभालता है। अरे उठ जाओ, रोना बंद करो। तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है और वहाँ वो खुशी से रहेगी। अगर तुम इस तरह रोओगी तो उसे भी बहुत दुख होगा। पिताजी, क्या माँ अब हमारे पास दोबारा कभी नहीं आएंगी? नहीं बेटी, पर तारा बनकर तुम्हें हमेशा देखती रहेगी। महेश अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर कस्तूरी का अंतिम संस्कार करवा देता है, जिसके बाद वह मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों का पेट पालने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तुम लोगों की देखरेख कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिमानी की गोदी में पीहू होती है और वो उसे दूध पिलाते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन का ख्याल रख सकती हूँ और आपका भी। महेश ठंड में ठिठुर रहा होता है। अपने पिता की ऐसी हालत हिमानी से देखी नहीं जाती और वह अपनी छोटी बहन पीहू को गोदी में उठाकर गांव के घर घर जाकर दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, काकी मेरी मदद करो, मेरी बहन और मेरे पिता बहुत भूखे प्यासे हैं। मेरे पिता की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो और कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, कहीं और ऐसा बहाना लगाकर पैसे मांग, यहाँ तेरी ये तरकीब काम नहीं आएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पिता ठंड से तड़प रहे हैं। खाना, पैसे या कुछ पुराने कपड़े ही दे दो। सावित्री हिमानी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद वह घर के अंदर चली जाती है। बेचारी हिमानी अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से मायूस होकर वापस अपने घर लौट आई है, जहां उसके पिता भी अपनी हिम्मत हार चुके थे और भगवान को प्यारे हो चुके थे। पिताजी, आप भी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? न माँ का आंचल और न पिता का छावा, हम दोनों बिन माँ बाप की बेटियां कहाँ जाएगी? हे भगवान, ये तूने हमारे साथ क्या किया? हिमानी बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रोती है। गांव वालों को इकट्ठा करके वो किसी तरह अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करवा देती है। अब उसे अपनी छोटी बहन पीहू का ख्याल रखना था। पीहू, मेरी प्यारी बहन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हिमानी ऐसा कहकर अपनी बहन पीहू को अपनी गोद में खिला रही होती है। तभी उसके घर पर गांव का साहूकार आता है। चल लड़की, ये घर खाली कर, अब इस घर पर मेरा कब्जा है। आप क्या बोल रहे हो? इस घर पर आपका कब्जा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे माता पिता का घर है। बड़ी कैंची की तरह तेरी जुबान चलती है। अभी बताता हूँ तुझे। ये देख, तेरे बाप ने इन पेपर पर दस्तावेज करके मुझसे पैसे उधार लिए थे और ये घर गिरवी रखा था। अब ये घर मेरा हुआ, तेरा बाप तो जिंदा नहीं है पैसे भरने के लिए। हिमानी साहूकार के पैरों में गिरकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हम दोनों बहनों का इस छत के अलावा और कोई सहारा नहीं है। हम दोनों कहाँ भटकेंगे? ये सब मेरे आगे रोना धोना नहीं चलेगा। चल हरिया, इन दोनों को इस घर से बाहर निकाल। हिमानी अपनी बहन पीहू को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद हरिया उसे घर से बाहर निकाल देता है।
ठंड में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिसके चलते हिमानी को और उसकी बहन पीहू को बहुत सर्दी लगती है। बहुत सर्दी है पीहू, मैं समझ सकती हूँ तुझे बहुत ठंड लग रही होगी। तेरी बहन तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी पीहू। हिमानी कुछ देर चलती रहती है, जिसके बाद उसे एक बड़ा सा पाइप दिखाई देता है, जिसके अंदर हिमानी अपनी छोटी बहन को लेकर बैठ जाती है। उस पाइप से ठंड तो कम लगती है, लेकिन अब उसे अपनी बहन का पेट भरना था। पीहू, तुझे भूख लगी है ना? रुक जा, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो मेरी प्यारी बहन इसी पाइप में रहना, तुझे यहाँ ठंड नहीं लगेगी। हिमानी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और वह बाजार में एक बड़ा पाव वाले के पास खड़ी होकर उससे भीख मांगती है। अंकल अंकल, मुझे एक वड़ा पाव दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। वड़ा पाव बेचने वाले हिमानी को एक जोर से धक्का मारता है। हिमानी जमीन पर गिर जाती है। अरे चले जा यहाँ से, तुझ जैसे बच्चे रोजाना यहाँ पर आते हैं। हिमानी रोते हुए वहाँ से उठती है और दूसरे दुकान वाले के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक दुकान पर दूध की थैलियाँ रखी हुई नजर आती हैं। हिमानी ना चाहते हुए भी उस दुकान से दूध की थैली चोरी करके भागती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम चोरी कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बहन भूखी प्यासी है। ये दूध की थैली चोरी मैंने अपने लिए नहीं बल्कि मेरी बहन के लिए की थी। वहाँ खड़ी हुई एक परिणीता नाम की औरत ये सब देख रही थी। अरे क्या बात है, क्यों मार रहे हो इस बेचारी बच्ची को? ये लड़की यहाँ से चोरी करके भाग रही थी। परिणीता हिमानी से उसकी परेशानियां पूछती है, जिसके बाद हिमानी परिणीता को अपने बारे में सब कुछ बताती है और उसे बड़े से पाइप के पास लेकर जाती है, जहां पर उसने अपनी बहन को लिटा रखा होता है। उसकी बहन ठंड से बहुत ज्यादा कांप रही होती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगी। परिणीता हिमानी और उसकी बहन पीहू को एक अनाथालय में छोड़ देती है, जहां पर उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और हिमानी को अनाथालय के स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए डाल दिया जाता है। एक तरफ हिमानी पढ़ाई लिखाई करती है तो दूसरी तरफ वह माँ बनकर अपनी छोटी बहन पीहू की देख रेख करती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते हिमानी पढ़ लिख कर एक अच्छी खासी नौकरी करती है और अपने बलबूते पर अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई करवाती है। कहाँ हो दी, कहाँ हो आप? देखो मैं आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। पीहू की आवाज लगाने पर हिमानी रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ पीहू, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? देखो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली दीदी, अब मेरे पास डिग्री है। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मेरे सर पर एक माँ का हाथ रखा। माँ के जाने के बाद आपने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं टॉप 1 में आई हूँ दीदी। ये सुनते ही हिमानी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। वह खुशी के मारे पीहू को गले से लगा लेती है और झूम उठती है, जिसके बाद वह अपनी बहन पीहू से कहती है, बहुत बढ़िया बहन, तुमने तो मेरा नाम ऊंचा कर दिया। अब मैं तुम्हारी शादी के लिए एक प्यारा सा लड़का देखूंगी, जिसके बाद तुम अपने जीवन में खुशी खुशी रहोगी। शादी का तो सोच लिया आपने, लेकिन आपकी शादी का क्या दीदी? आप इतनी बड़ी हो गई हो, मेरी परवरिश के चलते आपने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जब वक्त आएगा अपने बारे में भी सोच लूंगी। फिलहाल तो मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी करूंगी, और बहुत धूमधाम से। हिमानी पीहू के लिए एक लड़का ढूंढती है, जो कि बहुत अच्छे और अमीर घराने का होता है। हिमानी उससे अपनी बहन पीहू की शादी तय कर देती है और शादी वाले दिन पीहू मंडप में फेरे लेने वाली होती है। तभी पंडित हिमानी से कहता है, अरे लड़की के माता पिता को कन्यादान के लिए बुलाइए। पंडित जी, मेरी बहन की माँ भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, और मैं ही इसका कन्यादान करूंगी। हिमानी माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाकर अपनी बहन का कन्यादान करके उसे खुशी खुशी विदा करती है। इसके बाद पीहू अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है और कुछ ही वक्त में हिमानी को भी एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह भी शादी कर लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है। दो अनाथ बहनें बहुत बड़े पाइप के अंदर ठंड से छुपकर बैठी होती हैं। दीदी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरी प्यारी बहन, ठंड तो मुझे भी लग रही है। आज तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे शरीर की गर्मी से क्या पता तुझे ठंड थोड़ी कम लगे। सुरभि ऐसा कहकर दिव्या को अपनी गोदी में लेटा लेती है, जिसके बाद दिव्या को थोड़ी सी ठंड कम लगती है
और वो अपनी बहन से कहती है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरा पेट दर्द कर रहा है, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। दिव्या की बात सुनकर सुरभि को बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर अपनी बहन से कहती है, मैं कितनी लाचार बहन हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को खाना भी नहीं खिला सकती। मुझसे लाचार क्या ही कोई होगा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकती। दिव्या अपनी भूख को मार कर अपनी बहन सुरभि को गोदी में लिटा लेती है, जिसके चलते उसको नींद आ जाती है। जैसे ही दिव्या सो जाती है, सुरभि उसे इस पाइप के अंदर छोड़कर खाना ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। ठंड में वो चलते चलते एक अंडे की रेडी के पास पहुंचती है। अंकल अंकल, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरी बहन भूख से ललकती हुई सो गई है, मैं उसे 2 अंडे खिला दूंगी। 2 अंडे दे दो, पैसे मुझसे बाद में ले लेना। जा जा, यहाँ क्या मैंने फ्री फोकट में दुकान खोल रखी है जो कोई भी आएगा और उसमें खाने को दे दूंगा। यहाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ और पैसे देने वालों को ही अंडा खिलाता हूँ। जा, चली जा यहाँ से, तेरे जैसे दिन भर में बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास। सुरभि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो ठंड में वापस से इस पाइप में आकर बैठ जाती है जहां उसकी बहन सो रही होती है। सुरभि भी भूख से तपती हुई अपनी बहन के साथ इस पाइप में सो जाती है। सोते सोते उसे एक सपना आता है। उठो बेटी, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। सुरभि नींद से उठती है। माँ, माँ आप आ गई। अच्छा हुआ माँ, आप आ गई। आपको पता है हमारे साथ कितना बुरा हुआ। आपके जाने के बाद चाचा चाची ने हमसे हमारा घर छीन लिया। हम सड़क पर आ गए माँ, भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं करता माँ। देखो बेटी, इस दुनिया में कोई किसी को करके नहीं देता, हर कोई मेहनत का कमाता है, मेहनत का खाता है और अपनी मेहनत का 1 रुपया भी किसी को देना बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें भी अब आगे अपनी बहन की जिंदगी और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने आई हूँ। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने तुम दोनों की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए जिस घर में हम लोग रह रहे थे, उस घर के पीछे पेड़ के वहां पर तुम मिट्टी खोदना, तुम्हें वहां कुछ पैसे मिलेंगे और उससे तुम ना कोई काम खोलना। माँ, आप जैसा कह रही हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, वापस आ जाओ माँ। आप जब अपने हाथों से अंडा डोसा बनाकर खिलाया करती थी तो बहुत अच्छा लगता था माँ। सुरभि अपनी माँ से इतना कहती ही है कि तभी अचानक से उसकी माँ सुजाता गायब हो जाती है और सुबह अचानक से सुरभि जोर से चिल्लाकर नींद से जागती है। माँ! अपनी बहन की इतनी तेज आवाज को सुनते ही दिव्या भी नींद से उठ जाती है और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? माँ की याद आ रही थी क्या? सुरभि घबराते हुए अपनी बहन से कहती है, बहन, हमारी माँ मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझे एक राज की बात बताई जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो। सुरभि दिव्या के साथ अपने पुराने घर पर पहुंच जाती है जहां उसके चाचा और चाची उसके घर पर कब्जा करके रखे होते हैं। वो चुपके से घर के पीछे चली जाती है और पेड़ के पास में खोदना शुरू कर देती है जहां उसे कुछ पैसे मिलते हैं। सपने में आने के बाद सही कहा था माँ ने, यहाँ पर तो हकीकत में पैसे हैं। तुम्हें पता है दिव्या, यहाँ माँ ने हमारे लिए पैसे जोड़े थे जो बदकिस्मती से हमें ना मिल सके। चलो, अब हम इन पैसों से अपना खुद का कोई काम खोलेंगे। सुरभि ऐसा सोचकर अपनी बहन दिव्या के साथ बाजार में जाती है जहां वो कई सारी दुकानें देखती है। हर जगह अंडा या फिर आलू का डोसा है, कहीं चाउमीन है तो कहीं समोसा है। हम लोग क्या बनाना शुरू करें? दीदी, आपको याद है हमारी माँ ने हमें अंडे का डोसा बनाकर खिलाया था और वो कितना स्वादिष्ट था। अगर हम ऐसा डोसा बनाकर बेचेंगे तो बहुत चलेगा। सुरभि को भी अपनी माँ के हाथों का बना हुआ डोसा बहुत याद आता है और उसे उसकी रेसिपी भी मालूम थी। इसी के चलते वो अंडा डोसा बनाने का सारा सामान लेकर आती है और बाजार में एक तरफ छोटा सा स्टॉल बनाकर वहाँ अंडा डोसा बनाकर बेचना शुरू कर देती है। तू जरा लोगों को आवाज तो लगा, शायद किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ हम लोग क्या बेच रहे हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट अंडा डोसा खाओ, एक बार जो खाओगे बार बार मांगोगे। आओ आओ, अंडा डोसा खाओ। दिव्या के चिल्लाने पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता
सभी उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तभी एक औरत सुरभि के पास आती है और उससे कहती है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये अंडा डोसा। चलो एक बार बनाकर खिलाओ, फिर देखती हूँ ये अंडा डोसा कैसा होता है। सुरभि ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपने हाथों से अंडा डोसा बनाकर उस औरत को खिलाती है। जिसके बाद वो औरत अंडा डोसा खाती है और कहती है, तो अब पता चला कि लोग तुम्हारी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, तुम्हारा जो अंडा डोसा है उसमें मसाला थोड़ा कम है। तुम उसमें थोड़ा और चटपटा और स्पाइसी बनाओ, और सांभर को भी थोड़ा स्पाइसी बनाओ ताकि लोग तुम्हारी दुकान में आए। वैसे तुम दोनों बहनें अच्छा काम कर सकती हो। औरत सुरभि और दिव्या को सलाह देकर चली जाती है। जिसके बाद सुरभि और दिव्या अपने अंडा डोसा को थोड़ा और स्पाइसी बनाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद उनकी दुकान पर एक के बाद एक भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अंडा डोसा लोगों को बहुत पसंद आता है और उस दिन वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। सुनिए, मुझे अंडा डोसा देना जरा। माफ कीजिएगा, अंडा डोसा बनाने का सारा सामान खत्म हो गया है। आप कल आकर अंडा डोसा खा लेना। सुरभि ने लास्ट में अपनी बहन और अपने लिए अंडा डोसा बनाने का सामान बचा कर रखा था, जिसके चलते सुरभि उसमें से भी अंडा डोसा बनाकर सूरज को दे देती है। जिसके बाद सूरज वहां से खुशी खुशी चला जाता है। आपने अंडा डोसा बनाकर उन्हें दे दिया, अब हम लोग क्या खाएंगे दीदी? बहन, ये देखो, इतने सारे पैसे कमाए हैं, आज हम लोग रेस्टोरेंट पर खाना खाएंगे। बहुत समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। वो दोनों बहनें रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाती हैं, जहां पर रेस्टोरेंट का गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं देता। अरे कहां से आई हो? हैं? चली जाओ यहाँ से। तुम जैसी फकीर लड़कियां यहाँ पर खाना नहीं खा पाएंगी। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। कपड़ों को देखकर ऐसे मत कहो, हमारे पास यहाँ खाने के लिए पैसे हैं, फ्री में खाने नहीं आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर घुसने ही नहीं देते। तभी वहां उस रेस्टोरेंट की मालकिन बाहर आती है। उन दोनों बहनों को देखते ही वो उन्हें पहचान लेती है। अरे ये दोनों तो वही लड़कियां हैं जो आजकल अंडा डोसा बेचती हैं। तुम्हारी रेसिपी तो सच में बहुत अच्छी है और तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक समय मैंने भी इसी तरह बहुत मेहनत की थी अपना खुद का काम करने की। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का खाना खिलाती हूँ। मलाइका उन्हें अपने घर में ले जाती है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट का खाना उन्हें खिलाती है। मलाइका को उन दोनों बहनों के पास्ट के बारे में जब पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। मलाइका उन दोनों अनाथ बहनों को अपने घर की बहू बनाने की सोचती है, जिसके बारे में वो दोनों से बातें करती है और वो दोनों खुशी खुशी हाँ कर देती हैं। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों की शादी सुरभि और दिव्या से कर देती है और अब मलाइका के रेस्टोरेंट में अंडा डोसा रेसिपी ऐड हो जाती है, जिसके चलते मलाइका के रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो जाती है।